अब स्टार्ट। द टॉपिक इज लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, मेन इज दैट इज लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेनुम। ग्रेनुम जो है, ग्रेनुम मतलब टेक सनलाइट एनर्जी, इसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और क्लोरोफिल मतलब मेन क्लोरोफिल का काम होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ग्रेनुम मतलब ये है कि ये पार्ट है, जैसे लीफ होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, लीफ में ग्रेनम। ग्रेनम का मतलब है कि ये वाली जो रिएक्शन है टेक्स प्लेस इन ग्रेनम, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है वो लाइट में होगी, सनलाइट होगी तो होगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेनम। ठीक है। और इसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा लीफ में तो सनलाइट एनर्जी जो है वो नहीं जा पाएगी। तो मेन काम क्या है क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल का मेन काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करना। फोटोलाइसिस का मतलब क्या है कि पानी, जैसे वाटर जो है, वाटर ये वाला वाटर जो है H2O, इसमें 2H और हाफ O2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि जो भाई पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब पानी जो है मतलब कि एक होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मतलब है पानी का एक मोल अलग अलग टूट जाता है। पानी कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये हो जाता है इसका, एक तो हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और इसमें ऑक्सीजन के पार्ट अलग हो जाते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में मतलब कि कन्वर्ट हो जाती है। और एक होता है आपका डार्क रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में होती है, लीफ में एक पार्ट होता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा जो है ये हमारी डार्क रिएक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है। इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट का मतलब है कि इसे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी में रिड्यूस CO2 ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। और स्टार्च जो है वो मतलब कि स्टोर हो जाता है कहाँ पे? लीव्स ऑफ प्लांट। लीव्स ऑफ प्लांट में ये स्टोर हो जाता है। ये वाली जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, एक बार फिर समझ लीजिए, टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, इंडिपेंडेंट है यानी लाइट की रिक्वायरमेंट इसको नहीं है। और ये केमिकल एनर्जी होती है इसमें। कैसे? कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज से बनता है स्टार्च, और स्टार्च जो है वो स्टोर हो जाता है कहां पर? लीव्स ऑफ प्लांट। देखो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोप्लास्ट तो एक तरीके से हम ये कहेंगे ना, क्लोरोफिल में ही तो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट तो वहां हो गया ना, इसका तो मेन काम क्या है? इसने तो लाइट एब्जॉर्ब कर ली है ना। और ये जो है, जो ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये फिर लीव्स में स्टोर हो गया ना। हाँ, तो यही तो चीज हो गई। देखो टेक प्लेस इन ग्रेनुम, ये ग्रेनुम में ये लाइट रिएक्शन हो रही है। और जो डार्क रिएक्शन है वो किसमें हो रही है? वो इसमें हो रही है, स्ट्रोमा में। ठीक तो है। दो ही टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो ये आपकी हाँ, वो तो होगा ही होगा भाई। देखो मेन जिस टाइम जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं प्लांट, तो तब वो ऑक्सीजन यूज भी तो कर रहे होते हैं। अगर वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन यूज भी कर रहे होते हैं उस टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर रहे, ऑक्सीजन उस टाइम यूज भी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ, देखो फोटोलाइसिस क्या है बच्चों, कि जो पानी है, वाटर है, H2O, वाटर जो है फोटोलाइसिस में
यानी कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कैटायन और अनायन, ठीक है ना। तो ये सेम एज, इसमें ये हो गया हाइड्रोजन आयंस हो गए और ये आपके हो गए ऑक्सीजन आयंस हो गए। तो अलग अलग मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, तो हाफ ये है ना, इसलिए है कि ये आपका हाफ O2 का मतलब क्या है, हाफ O2 का मतलब क्या है, या तो आप बोलो O या बोलो हाफ O2, O2 का हाफ कर दो। अगर हमने O2 का हाफ कर दिया तो क्या हो गया, O हो गया ना। हाँ, एक ही बात है भाई। देखो ये हमारा जो है ये 2H है, यानी ये वाला तो क्लियर हो गया, लेकिन ये जो O है, हाफ O2 का मतलब होता है O, हाफ O2 का मतलब O, यानी O2 का आधा कितना हुआ O। भाई O2 का मतलब क्या हुआ, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसका मीनिंग यही हुआ ना। ये देखो O2, अगर हम O2 का हाफ करेंगे दैट मीन्स कि O प्लस O का हाफ आधा, तो एक O ही बचेगा ना। वो लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, हम एग्री विद यू, लेकिन जब पानी हम बनाएंगे, वाटर जब बनेगा हमारा, तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, तो इसमें पानी के लिए 1 मोल वाटर के लिए हमें केवल जो है किसकी रिक्वायरमेंट होती है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन। वहां 2 आ जाओ, शुभ तो बनेगा 4 प्लस प्लस और 1 O2 और प्लस 3। हाँ, तो ये चीज है ना भाई, यहां पर जो है ये 2H है, 2H का मतलब क्या हुआ, H2, ये H2 ही हुआ ना। और ये जो हमारा ये है हाफ, हाफ O2, हाफ O2 का मतलब ये हुआ कि वो बात ठीक है कि O2 एग्जिस्ट नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जहां पर एग्जिस्ट केवल 1 एटम की, वहां पे तो 1 एटम जाएगा ना। भाई पानी का 1 मोल कैसे बना, 2 एटम हाइड्रोजन से और 1 एटम ऑक्सीजन से, है ना। अगर हम मान लो ये कहें ये H2, अगर मैं यहां O2 कहूं तो H2O2, तो इट इज नॉट करेक्ट ना। बेटा फटाफट नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में आपको मैं अपनी तरफ से काम करा रहा हूं कुछ, लिखिए हेडिंग है स्टेप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, नोट डाउन करेंगे। ये बेटा हो गया आप लोगों का, इरेज कर दूं। हाँ, देखिए हेडिंग है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, आगे एक्सटेंड कर दूं इसको। हाँ, बोलो। नहीं, मैंने ये कहा ये हो गया आपका, आगे चले। ये तो हो गया था। लो। हम्म, ठीक है। इससे पहले, इसे लिखने से पहले जो ये वाला हेडिंग आप नोट करेंगे, ये है स्टेप्स
स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, है ना, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये हेडिंग है, ये टॉपिक है, तो ये लिख लीजिए, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन, ABSOR, एब्जॉर्प्शन, PTION, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल, यानी कि दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। सेकेंड पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। बेटा समझ में आ रहा है सभी को? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वहां पे थोड़ा उन्होंने डिटेल में दे रखा है, तो ये वाला हेडिंग आपको समझ में आ जाएगा। एंड स्प्लिटिंग ऑफ, एंड स्प्लिटिंग water molecules into hydrogen and oxygen ions, hydrogen and oxygen। ये बेटा आप ऐसे समझ लो, वहां पे आयंस की फॉर्म में लिख रखा है, तो आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोनों पॉइंट समझा रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी के लिए है ना, उसे भी फॉलो कर रहे हैं अब साथ साथ में। ठीक है, तो ये है फोटोसिंथेसिस, इसके स्टेप है, पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस। ये वाले लो मैं निकालू। सभी बच्चे बेटा ओपन द पेज नंबर, ये 82, अगर न्यू बुक है तो 82 पेज निकाल लेंगे, और 82 पे ये है, ये इवेंट है, 3 इवेंट है। पहला इवेंट है, मैच कर रही है ना, पहले वाला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। आपके पास बुक नहीं है? ओके, आपके पास है, वो दे रखे हैं, जो 3 पॉइंट दे रखे हैं। ये ऊपर चलो, हाथ अपना ऊपर करो थोड़ा सा, थोड़ा हाथ ऊपर, हाँ मिल गए ना, ये तीनों पॉइंट है लाइन में, हाँ खोल लो, कोई बात नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बेटा आपको भी मिल गए, ठीक है, बाय क्लोरोफिल, और इसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस। ठीक है? एक पॉइंट रह गया है, वो करवा रहे हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, क्या आप बता सकते हैं थर्ड पॉइंट में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये आ गया।
समझ गए सभी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशन रिक्वायर्ड, और ये आप इस टॉपिक को अपने आप लिखेंगे, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सी कंडीशन जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? अब सभी आप लिख लेंगे इसको, है ना? आप कौन कौन सी कंडीशन जरूरी होती है आप बताइए। हाँ ठीक है ना, ये सारी कंडीशन होती है। इससे क्वेश्चन भी बन के आ जाता है कि व्हाट आर द मेन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है ना, तो इसका आंसर लिखवाने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? आप भी समझ गए? लिखो। अच्छा, ये आप आए थे बच्चे पिछली क्लास में? हाँ मुझे लग तो रहा था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख। ओके ओके, लिखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की स्पेलिंग लिख लेंगे सब। ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रेजेंट इन लीव्स। प्रेजेंट इन लीव्स। नंबर टू, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम द एटमोस्फियर। यानी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से चाहिए? एटमोस्फियर से चाहिए, है ना? फ्रॉम एटमोस्फियर लिख लो ब्रैकेट में। और इसके बाद में थर्ड पॉइंट है वाटर फ्रॉम द सॉइल। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम द सॉइल। और नंबर फोर है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ब्रैकेट में फ्रॉम सनलाइट। जी बेटा, हो जाता है ऐसा है। वो वाली जो जो सनलाइट है वो एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा जो मतलब ग्रीन हाउस बनाते हैं, ग्रीन हाउस क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, वो उसके ग्लास का एनक्लाउजर बनाते हैं। और ग्लास का एनक्लाउजर बना के क्या करते हैं कि कुछ लाइट जो है मतलब वहाँ पर सेंड कर दी जाती है, और जिससे वहाँ का जो टेम्परेचर है ज़्यादा हो जाता है। यानी सर्दियों में भी प्लांट ग्रो कराए जाते हैं आजकल। भाई ऐसी वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स जिनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा सर्दियों में भी आ जाते हैं। आते हैं ना, मैंगो है, आ रहे आ जाते हैं ना, बहुत पहले से आ गए। तो पहले आम देखते भी नहीं थे हम इस टाइम में, जो है वो देखते थे कभी जो है जाके आपका मई जून में जाके मिलता था। लेकिन अब इस टाइम आने का मतलब क्या है, भाई जो प्लांट है उसको इस तरीके की लाइट से, बहुत ज़्यादा लाइट दे के, लाइट मतलब उसको हम ग्रो करा सकते हैं। ठीक है ना? आपको कुछ एक्टिविटी भी कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए कि जो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, किया था नहीं किया था? मुझे बताओ, ये वाला टॉपिक किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग? ये नहीं किया तो आप ये कर लीजिए। ये तो कंडीशन वाला टॉपिक तो हो गया। पहले आप करेंगे, ये हेडिंग लिखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सभी बच्चे लिख लीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आप लोग बता सकते हैं कि स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस कहां होता है? लीफ के नीचे, है ना? लीफ की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, वहां पर जो है स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग में बच्चों क्या हुआ
जब हम ओपनिंग कर रहे हैं, स्टोमेटा है, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, कर्व्ड, स्वेल, यहां से फिर ये आया गार्ड सेल ने काम किया, स्वेल हो गया और ये कर्ड बन गए, ओपन हो गए। ये देखो इस तरीके से चलाओ इसे, फिर मैं आपको ना इसे पूरी लैंग्वेज में लिखवा दूंगा। ये ओपनिंग है, ओपनिंग कैसे हो रहा है, स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर, ठीक है। इसके बाद गार्ड सेल ने काम किया, गार्ड सेल ने काम किया, गार्ड सेल स्वेल हो गई। जैसे ही गार्ड सेल स्वेल हुई तो वो जो है कर्व टाइप बन गई इस तरीके की, ये कर्व है, ये गार्ड सेल जो होती है कर्व बन गई। ये स्टोमेटा है, यहां पर स्टोमेटा ये है और ये गार्ड सेल है दो। गार्ड सेल जो होती है बेटा सुन लो, गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटा है, नहीं सॉरी, गार्ड सेल ये स्टोमेटा है, समझ गए। गार्ड सेल ये दोनों हो गए, जैसे राजमा होता है ना उस तरीके की आकार की। और ये हमारा क्या है, ये जो होल है ये क्या है, ये पोर है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये ओपन हो गया। इसके बाद क्लोजिंग का टाइम आया। गार्ड सेल जो होती हैं जब श्रिंक हो जाएंगी और वो स्ट्रेट हो जाएंगी बिल्कुल सीधी, गार्ड सेल जो होती है सीधी हो जाती हैं, मतलब जैसे अब तो कर्व बन रही हैं फिर स्ट्रेट हो जाती हैं दोनों पैरेलल, तो ये क्लोज हो जाएंगे। हाँ देखो ऐसा होता है कि वो पहले टॉपिक खत्म करें। यस, पहले ना इसको ना आप इसमें करो, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इसे लिख लो। स्टार्ट करें। फोटोसिंथेसिस फॉर्मूला, फॉर्मूला वो है इसका मतलब ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, H12O6 ये ग्लूकोज है। लिखो बच्चों, स्टोमेटल पोर्स आर रेगुलेटेड, हाँ लिखिए, स्टोमेटल पोर्स आर रेगुलेटेड by the guard cells. Stomatal pores are regulated by the guard cells, by the guard cells. देख लिया, फुल स्टॉप। Stomatal pores are surrounded by guard cells. Stomatal pores are surrounded by guard cells, surrounded by guard cells, ठीक है। When water, बिल्कुल फुल स्टॉप डाल के, when water reach, REACH, when water reach into the guard cells, into the guard cells, guard cells swell up, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे, into the guard cells, कॉमा guard cells swell up, guard cells swell up हो जाती हैं, ठीक है। एंड स्टोमेटल पोर्स ओपन, स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं।
नई लाइन में लिखेंगे व्हेन वाटर कम आउट, when water come out from the guard cell, when water come out from the guard cell, ठीक है, जब वाटर गार्ड सेल्स के बाहर आ जाता है, कोमा द गार्ड सेल्स श्रिंक, गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं एंड स्टोमेटल पोर्स क्लोज्ड, एंड स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा, तो ये फ्लो चार्ट था। फ्लो चार्ट हमने ये लिख दिया कि भाई कैसे वो रेगुलेट होते हैं और कैसे मतलब कि क्लोज होते हैं, कैसे बंद होते हैं। ठीक है, हाँ, वैसे दिन में जब सनलाइट फॉल हो रही होती है तो स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस उस टाइम बड़ी तेजी से हो रहा होता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और ट्रांसपिरेशन भी। ट्रांसपिरेशन में क्या है कि जो पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी प्लांट में पत्तियों के थ्रू तो बाहर आ जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, जिस टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। उसके दो फायदे हैं, उसके मेन आप बताओगे कि व्हाट इज द मेन नेसेसरी वर्क फॉर द ट्रांसपिरेशन? नहीं, मैं कह रहा हूं ट्रांसपिरेशन व्हाई नेसेसरी फॉर द प्लांट? ट्रांसपिरेशन जरूरी क्यों है? हाँ, वो तो हो रहा है, वो तो आपकी बात से मैं समझ गया, बट ये जरूरी क्यों है? टेम्परेचर ऑफ द प्लांट टू बी रेगुलेटेड, यानी कि जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसे रेगुलेट कौन कर रहा है? पानी पी रहे हैं, पसीना निकल रहा है तो रेगुलेट हो रहा है ना भाई? हमारा बॉडी का टेम्परेचर अपने आप में फिक्स है, ज्यादा होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, कम होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर वैसे ही प्लांट में भी है, अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट का टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन क्या काम करता है? प्लांट की बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जैसे कि ब्लड करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ब्लड का काम क्या है? तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर ब्लड की कमी हो जाए तो फिर वो इंसान मतलब सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, जी बेटा। हाँ, ये तो है, जब ब्लड लॉस हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर ब्लड की जरूरत पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है भाई। ऐसा नहीं है कि देखो, हमारा तो जो एक हेल्दी है, हम हेल्दी हैं, आप हेल्दी हैं, तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ब्लड बन जाएगा। बिल्कुल, हाँ, नहीं, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। हाँ, वो हमें बाहर से भी मिल जाता है ना, बाहर से डीएनए भले ही ना मिले, डीएनए भले ही ना मिले, ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए। हाँ, ये चीज। डू इट नाउ, राइट डाउन द रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको मैंने लिखवाए थे क्या? अब ये वाले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बेटा क्वेश्चन है, फिर हम आगे चले गए, पीछे आ गए ना? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये होमवर्क में करेंगे। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी
कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मैंने आपको कराई है। हाँ, नेक्स्ट है राइट डाउन द रॉ मटेरियल्स ऑफ कंडीशन रिक्वायर्ड, अभी अभी किया हमने, है ना, ये आप लिख सकते हैं, राइट डाउन द रॉ मटेरियल एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू लाइट एंड डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल्स। पीछे स्टार्टिंग में हमने किया ना कि आज की क्लास जब स्टार्ट हुई थी, वेयर डू लाइट एंड डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल्स, कहां कहां पे होती है? लाइट रिएक्शन ग्रेनम में, स्ट्रोमा में हो गई, ठीक है। और बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर स्टोमेटा। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अंडर द एपिडर्मिस ऑफ द सेल, ठीक है ना। और ये इनका वर्क लिख दो, क्या काम है इनका? स्टोमेटल पोर्स यानी कि फंक्शनिंग इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। हाँ, वाटर वेपर की फॉर्म बोला मैंने, वेपर की फॉर्म में बोला है, ठीक है, वो वेपर फॉर्म लिख सकते हैं आप, ठीक है। राइट डाउन द स्टेप ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो हमने ये स्टेप बताए आपको, कैसे वो ओपन हो रहा है, कैसे वो क्लोज हो रहा है, वो स्टेप हैं, जो फ्लो चार्ट आपने बनाया ना वो वाले स्टेप है। एक बार देखो जरा, नजर डालो उसमें, स्टेप ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या क्या होते हैं, आप जरा बताओ एक बार मुझे स्टेप्स। हाँ, ओपन के स्टेप्स बताइए। हाँ, हाँ, इजी वे में आपको एक बात सुन लो, ये भी आप समझ सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है, पहला इवेंट क्या है, वाटर पहुंचा गार्ड सेल्स में, पहला स्टेप, वाटर रीच इनटू द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल स्वेलअप हो गई, आप लिख सकते हो वहां पर, इसमें इस क्वेश्चन में ये वाला जो मेरे वाला आंसर है ये लिख सकते हो। इसका आंसर बता रहा हूं नंबर 5 का, नंबर फर्स्ट, वाटर, पहला पार्ट, वाटर रीच इनटू द गार्ड सेल, इनटू द गार्ड सेल्स, एंड नंबर 2, सेकेंड पॉइंट पे क्या हुआ कि गार्ड सेल स्वेलअप हो गई, एंड गार्ड सेल्स स्वेलअप, जब गार्ड सेल स्वेलअप हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ये ओपन हो गए, वेरी गुड, स्टोमेटा गेट ओपन, स्टोमेटा जो है ओपन हो गए, और सेम एज इसके बाद क्लोजिंग है, क्लोजिंग के स्टेप लिख दो, 3 स्टेप क्लोजिंग के होंगे, क्या, नंबर 4 पे, जब वाटर बाहर आ जाता है, ये लिखेंगे ना, व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम गार्ड सेल्स, जब वाटर गार्ड सेल्स के बाहर आता है तो क्या हुआ, नंबर 5 में श्रिंक हो गई, गार्ड सेल्स गेट श्रिंक। और इसके बाद नंबर 6 पार्ट में आप क्या लिखेंगे, स्टोमेटल पोर्स क्लोज्ड, स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो गए, तो ये हो गए, सब समझ में आ गया आपको समझ में आ गया है ना। ये स्टेप्स होते हैं, आप मतलब रटा नहीं करते किसी चीज को, आप अपने हिसाब से उसे लिख सकते हैं, राइट। ये इरेज कर दूं, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? मतलब मैं दोबारा लिखूं? हाँ लिख, मतलब अगर आपको नहीं जरूरत है दोबारा मैं बता देता हूं।
लिख लोगे तो फिर लिख लाना, लिख लाओगे, ठीक है। ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आ रहा है बच्चों, नोट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन नोट करो बच्चों। हाँ, क्या बातें हो रही भाई? नहीं नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको। ये क्या दिया इन्होंने, ब्रेड माउल्ट्स दिया, ब्रेड माउल्ट्स। ये फंगस होता है, मशरूम भी फंगस है, यीस्ट भी फंगस है। नहीं, आंख के अंदर ही दिखा रखा हो जाता है एक्चुअली, मैं बताऊंगा आपको। देखो, आपने सुना होगा जब कोरोना गया तो कह रहे थे नहीं कि भाई फंगस आ गया, वो ब्लैक फंगस। तो ये इसके बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये हमारे एयर में ही होते हैं। ये जैसे भी मतलब किससे फैलता है ये, मतलब इसके जो माउथ्स के थ्रू। तो इसको फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं, अब भी हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। मतलब माइक्रो वो अपने आप में खुद है, लेकिन वो दिख कहाँ रहा, हमें दिख नहीं रहा ना। वो जब दिखेगा जब वो किसी बॉडी पर अटैक करेंगे। जैसे मान लो किसी पे भी अब यहाँ अटैक कर रखा है, ये दिखा रखा है इन्होंने, हो जाता है। आप देखो ना, स्किन पे हो जाता है किसी की, फंगस देखते हो ना, किसी किसी की स्किन पे फंगस देखते हो, है ना, आंख में भी हो जाता है। तो वही चीज है। हाँ, स्किन पे भी हो जाता है। आपने फंगस देखा नहीं अभी, जो है दांत जैसे हम कहते हैं, वो भी फंगस ही एक तरीके का, ठीक है ना। हाँ, वो सब फंगल डिसीज होती हैं। क्या बोलते हैं इनको? फंगल डिसीज। और फंगल डिसीज जितनी भी होती हैं ये तभी दिखती हैं। ब्रेड देखो आप, ब्रेड है, ब्रेड को आप एक काम करो, थोड़ा सा उसमें हल्का सा शुगर का में वो करो, पानी बनाओ और उसमें से चीनी डालो उसमें, और उससे थोड़ा ब्रेड पे लगा के उसे रख दो, किसी फ्रिज में रख दो या अंधेरी जगह रख दो। काफ़ी 2 3 4 5 दिन बाद आप देखोगे उस पर हरी हरी स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो वो क्या है? वो फंगस ही तो है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ये चीज है। स्किन डिसीज, फंगल डिसीज, ये आम बात हो गई है, क्योंकि जिसको नहीं हुई तो उसे पता नहीं, वो सोचता है कि भाई ये क्या है। लेकिन वो मशरूम, आप लोग देखते होंगे मशरूम जो होते हैं, लोग ये भी ऐसी जगह पैदा होते हैं, ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया है ना, तो वहां पे जो मतलब ये ग्रो कर गया। होलोजोइक, होलोजोइक कौन होते हैं? जो अपने जैसे अमीबा है, होलोजोइक, हम भी होलोजोइक हैं, क्योंकि हम सॉलिड फूड लेते हैं और बाद में फिर वो जो है फूड जो होता है हमारा, हाँ, दूसरे पे हम डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हम होलोजोइक। अब ये पॉइंट नोट करिए, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्ले करूं? लो, करंट, ठीक है, आगे करूं? ये फिर कहाँ चला गया? बिगनिंग द डॉक्यूमेंट, बिगनिंग में पहुंच गए हैं। इतनी जल्दी हम स्टार्टिंग में कैसे पहुंच गए वापस?
बच्चे वो जो रिएक्शन आप पूछ रहे थे वो ये रिएक्शन नोट कर सकते हैं, है ना। 6CO2 12H2O, रॉ मटेरियल्स आपको बता दिए थे और ये भी आपको डायग्राम भी बनवा दिया। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 2 स्टेप, दोनों हो गई। और लाइट रिएक्शन हो गई, ये वाला पार्ट। स्टोमेटा ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग। ठीक है, अब तो क्लियर दिख रहा है। देखो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हमने ऑटोट्रोपिक तो पढ़ा, ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रोपिक, है ना। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। इसके बाद चलता है हमारा हेटरोट्रोपिक। तो हेटरोट्रोपिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। तो जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो ये होते हैं सेप्रोफाइटिक। एक तरीके से हम इसको इजी वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म डेड यानी कि जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आप देखो कोई एनिमल जब डाई हो जाता है, जब मर जाता है, तो जब बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कहां पे मतलब अपना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसको जो बड़ी तेजी से वो मतलब कि खत्म कर देते हैं। जैसे डेड बॉडी नीचे नहीं दफनाते मिट्टी में, तो वहां पे वो कहाँ जाते हैं, उनको बैक्टीरिया खा जाते हैं। हाँ, हड्डियां भी, हाँ बिल्कुल, थोड़ा टाइम लगता है पर लेकिन हड्डियों को भी खा जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। वो मिलते हैं लेकिन फोजिल जो मिलते हैं उनके इंप्रेशन भी मिलते हैं, कईयों के फोजिल नहीं मिलते, उनके इंप्रेशन मिलते हैं। इंप्रेशन समझ रहे हैं ना आप, जैसे वहां पे हैं मिट्टी में स्ट्रक्चर बन गया कि भाई इस तरीके का होगा, है ना। कई कई बिल्कुल ऐसे मिलते हैं, बिल्कुल एकदम उन्होंने कार्बन सारा खा लिया उनका, और ऐसे ऐसी चीज छोड़ दी जो बिल्कुल अगर हम हल्का सा हाथ लगाएं तो एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बड़े आराम से फोजिल निकाले जाते हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई फोजिल ऐसे मिलेंगे हम हाथ में लेके भाग लेंगे, नहीं, वो बड़े उसको केवल देखते हैं और उसी टाइम उसकी फोटो ले ली जाती है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तो ये ब्रेड माउल्ट्स हो गया बच्चों, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ब्रेड माउल्ट्स, ठीक है ना। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। और फिर इसके बाद में आपका पैरासाइटिक है, नहीं मशरूम आ गया, मशरूम के बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखते हैं हम, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, जैसे कस्कुटा है। डू यू नो व्हाट इज द कस्कुटा? नहीं जानते। देखो कस्कुटा जो है ये इसे बोलते हैं अमरबेल, हाँ इसे अमरबेल बोलते हैं, कैस्कटा। कैस्कटा जो है ये जैसे प्लांट है, प्लांट के ऊपर आप जाना घर पे, आप जो मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं कि कैस्कटा की स्ट्रक्चर हमें देखनी है, तो येलो येलो लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। येलो येलो जैसे धागा होता है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, उसमें पत्तियां नहीं होती, लीव्स नहीं होती। ये क्या काम करते हैं, अपना फूड कहां से बनाते हैं, जिसकी बॉडी पे रहते हैं। अब जैसे किसी के सिर में जूं हो जाती है, अब जूं अपना फूड कहां से बनाएंगी, कहां से बनाएंगी, तुमसे लेंगी, तो क्या हो गई, वो पैरासाइटिक हो गई है। मच्छर भी पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक ये है कि उन्हें मतलब कि ह्यूमन ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एनाफ्लिज मॉस्किटो है, हाँ
और एक बात सुनो, एनिमल से भी ले लेते हैं, लीच है, लीच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। बिल्कुल। और ये एक बात और समझ लो, जैसे डॉग होते हैं, डॉग की आंखों में आपने देखा होगा छोटे छोटे से कीड़े चिपक जाते हैं, आंखों के बाहर पलक पे हो जाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं उनके वो चिपक जाते हैं, स्पेशल टाइप के कीड़े होते हैं। वो सब क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, जानवर को पूरी तरह से नहीं मारते, बल्कि वहां से अपना फूड धीरे धीरे उनकी बॉडी से लेते रहते। हाँ देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर आ गई है, ये प्लांट आप देख रहे हैं, प्लांट के ऊपर ये कसकटा की स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, इनमें कोई ग्रीन लीव्स नहीं है। और अगर हमने प्लांट काट दिया तो ये अपने आप मर जाएंगे। हाँ वो भी है, यस। समझ रहे हैं आप लोग हैं? नहीं समझे? क्या नहीं समझे? वो ऐसा है ना, अभी ये आगे का एग्जांपल इन्होंने बता दिया। आप अपना ये फिलहाल इसका, जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि हम पैरासाइटिक में कसकटा अमरबेल लिख सकते हैं, दैट इज एनफ, है ना। लीच लिख सकते हैं, हाँ LEECH, लीच, मॉस्क्यूटो, और जो है आपका यस लीवर फ्लू लिख लो, LIVERFLUE, लीवर फ्लू लिख दो। ठीक है, अभी कोई डाउट है? फ्लूक, फ्लूक लिखो, FLUKE, फ्लूक लिखना बेटा, FLUKE। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया अमरबेल है। इन्होंने कलर थोड़ा वैसे दिखाया, बाकी इनका कलर येलो होता है। वो हाँ ये थोड़ा वैसा दिखाया क्योंकि ग्रीन लीव्स के ऊपर है, नहीं तो दिखता नहीं। ठीक है, कंप्लीट पैरासाइटिक है, दे कैन नॉट मेक देयर फूड, कंप्लीट डिपेंडेबल है ये। क्या है ये? कंप्लीट डिपेंडेबल। और होलोजोइक हम होलोजोइक हैं, अमीबा होलोजोइक है, एनिमल्स होलोजोइक है। क्योंकि हम अपने फूड को लेते हैं और कई पार्ट में, कई स्टेप में हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, ये ना, ये आपको मॉस्क्यूटो दिखा रखा है। हाँ बेटा समझ लो, तो ये जो क्या करता है कि ये जो ब्लड को शक कर लेता है, लेकिन पूरी तरह से किल नहीं करता उसको। अब जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी क्या करता है कि ये एनाफ्लिज मॉस्क्यूटो है, जब ये बाइट करती है एनाफ्लिज मॉस्क्यूटो, तो ये प्लाज्मोडियम मतलब इंजेक्ट कर देती है बॉडी में। और प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट के लिए, हाँ जैसे मलेरिया होता है ना, तो मलेरिया जो है उससे, मलेरिया एक फीवर है, वो जो है मतलब कि स्प्रेड होने लगता है। यस बेटा, देखो ये है होलोजोइक में आपका ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड, अमीबा, पैरामीशियम और एनिमल। आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा में ये अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके का, क्योंकि अमीबा की कोई पर्टिकुलर सेल नहीं, वो नहीं होती मेजरमेंट, और ये इरेगुलर शेप में होता है, किसी भी शेप में आ जाता है और वाटर में पाया जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। हाँ अमीबा एक्वेटिक है, केवल एयर में तो नहीं होता। हाँ पेट्रिटिस पे ला सकते हैं कि वो पानी लो और मत देखो उसमें,
मतलब कि लेकिन पानी कैसा होना चाहिए? अब ये थोड़ी ना अमीबा हम पीने वाले पानी में देखेंगे तो वहां दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाँ, वो पानी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा जैसे समुद्र के पानी में हो सकता है, बॉयल वाटर में तो मर जाता है अमीबा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ये नोट कर लो बच्चों, तीनों पार्ट नोट कर लिए। तो मतलब ये तीनों ही हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के पार्ट हैं। अब समझ गए आप लोग? तीनों ही पार्ट जो हैं किसके हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के हैं, ठीक है। कहां जा रहे हो? अरे यार इतनी जल्दी हैं? नहीं 21 हुए बेटा अभी। बाहर खड़ी है, 1-2 मिनट और पढ़ लो, 2 टॉपिक कर लो बस। लिखो, लिख लो, आप लोग कर लेना। न्यूट्रिशन इन एनिमल आपने पढ़ा हुआ है ये, आप घर से भी कर लाओगे। लिखो, हेडिंग लिखिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। 5 मिनट में छोड़ रहे हैं, ये रहा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हर्बीवोर्स, लिखिए हर्बीवोर्स, HERBIVORES, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। नहीं नहीं, बस यही होते हैं। इसके बारे में समझ लो, डिफाइन आप खुद लिख सकते हो, ज्यादा मुश्किल डिफाइन नहीं होती। जैसे आपका हर्बीवोर्स है, ईट प्लांट, दोज एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। और जो कार्निवोर्स होते हैं वो फ्लैश ईटिंग, ओनली मीट खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और जो ओमनिवोर्स होते हैं ये दोनों को खाते हैं। बेटा आप काम नहीं कर रहे हैं, वो भी करने, समझ में आ गया? ठीक है। तो अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आज की क्लास में, कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा। और जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा। अब की बार क्वेश्चन आया ये बोर्ड में, आपके एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना वो पैराग्राफ, तो आपको मिल जाएगा वो वाला क्वेश्चन जो है, वो मिल जाएगा, ठीक है। कल मैं जब नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो आपको एक्टिविटी कराऊंगा, है बेटा? हाँ। हम्म। ऐसा इसलिए होता है, देखो सीधी सी बात है कि जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं ये मतलब कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मतलब ये है कि मीट इजीली डाइजेस्टेबल है, और इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है छोटा होता है, क्योंकि जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होना चाहिए। हाँ, जितना स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होगा उतना ही, क्योंकि सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे भाई? हम लोग जो हैं जैसे धनिया है, पुदीना है, ये खाते हैं बट वो डाइजेस्ट नहीं होता, या होता है कोई? हाँ। और जो एनिमल्स होते हैं वो मतलब कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज भी बड़ा होता है, लार्ज होता है। ये डिपेंड करता है कि उनकी फूड हैबिट क्या है, ठीक है। बाय बच्चों, ठीक है। ये तुम आओ बेटा, ये स्टॉप हो गया, कैसे होता है ये? तुम तो कह रहे थे स्टॉप, ये चल रहा है लेकिन चल ही नहीं रहा था, स्टॉप था ये। हम्म। अभी क्या देखो ये ना, स्टॉप।